नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि हम अपने पोर्टफोलियो में 5, 6, 8 फंड रखने की बात करते हैं और रखते हैं, उसकी बजाय अगर हम एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें जो सबसे अच्छा फंड हो, ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड हो, तो क्या ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ कमेंट लूँगा और हाँ, कुछ टैक्स की बात करूँगा, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिडीम करते हैं, पैसा जमा करते हैं तो निकालते हैं, और निकालते हैं तो टैक्स तो देना पड़ता है। तो उस टैक्स पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले मैंने जो कहा कि अगर हम मान के चलते हैं कि यार 5 फंड रखें, 6 फंड रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, सब में पैसा लगाते हैं, उसको समझने में दिक्कत जाती है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 5 फंड में लगा के हम कोई एक ही फंड में पैसा लगा दें जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो उसको हम देखते हैं, समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि यदि हमने ये 5 फंड में पैसा लगाया, ए फंड A, B, C, D 5, हम इन 5 फंडों में पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जिस प्रकार के फंड में आपको लगाना है, हमको लगाना है, हम लगा रहे हैं। लेकिन इतना सब झंझट क्यों करना? इतनी सब झंझट, इतनी परेशानी क्यों झेलना? तो क्यों ना हम एक ही फंड में अपना पैसा लगा दें, ऐसा फंड चुन लें जो ज़्यादा रिटर्न दे। तो देखिए, अब ऐसा फंड कैसे चुनेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कैसे चुन सकते हैं ये आप बताएंगे। देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, रिटर्न की बात करूं, तो 20 साल का रिटर्न देखता हूं। तो 20 साल में आप देखेंगे नंबर 1 पे है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। इसने ये 10 लाख रुपए किसी दिन लगाया था, तो उसके बना दिया है आज के समय में 3 करोड़ 24 लाख रुपए। वहीं दूसरे नंबर पर आता है सुंदरम का, और तीसरे नंबर पर आता है ICICI प्रू वैल्यू फंड। ये 20 साल का परफॉर्मेंस देख लिया हमने। अब हम 20 साल के परफॉर्मेंस के बाद अगर हम इसको देखना चाहें 18 साल में देख लेते हैं। जब हम 18 साल में देखते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, दूसरे नंबर पर आता है HDFC मिड कैप फंड, और तीसरे नंबर पर आता है DSP स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप सब कैटेगरी की देख रहे हैं, सबसे बात अपन कर रहे हैं। अब अगर हम उसी को 15 साल में देख लें, 15 साल में रिटर्न देख लें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर आता है SBI स्मॉल कैप फंड, और तीसरे नंबर पर आता है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। और अगर हम इसको और देखें, 10 साल का परफॉर्मेंस देख लें, तो 10 साल में हमारे सामने निकल के आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आता है क्वांट ELS टैक्स सेवर फंड, नंबर 3 पे आता है क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ प्लान। अब अगर हम ये 10 साल के बाद 5 साल के रिटर्न में देख लें, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है, नंबर 1 पे आता है ICICI प्रू वैल्यू इंफ्रा फंड, ICICI का इंफ्रा फंड। दूसरे नंबर पर आता है क्वांट स्मॉल कैप, और तीसरे नंबर पर आता है HDFC इंफ्रा फंड। अगर हम इसके 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें, तो यहाँ पर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड, और दूसरे नंबर पर आता है ICICI प्रू फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस PhD फंड, और तीसरे नंबर पे SBI का PSU फंड। वहीं अगर हम इसके 1 साल की रिटर्न को देखें, 1 साल में अगर आप देखते हैं, तो नंबर 1 पे आता है ABSL यानी आदित्य बिरला इंटेल इक्विटी फंड, और दूसरे नंबर पे HDFC डिफेंस फंड, और तीसरे नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। अब ये मैंने ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया था, और आपको 15 साल, 20 साल, 18 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल, इसमें टॉप परफॉर्म करने वाले फंड को यहाँ पर दिखाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि कोई भी एक फंड लगातार टॉप पर नहीं रहा। कभी वो टॉप पर रहा तो कभी बॉटम में भी आया, कभी मिडिल में भी आया। इसीलिए कैसे चुनेंगे हम वो जो हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे? ऐसा फंड हम कैसे चुनेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ, ये कमेंट
ये बात मेरे किसी करीबी ने मुझसे कही थी कि यार इतने सारे फंड रखने की बजाय किसी एक अच्छा फंड बताओ। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि कोई अच्छा फंड बताओ। अच्छा फंड क्या होता है साहब? अच्छा फंड जो आज है, हो सकता है कल उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए। जैसे क्वांट का ही देख लीजिए, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कुछ ऐसी समस्या आई, वो नीचे होने लगा। मोतीलाल के साथ भी यही हुआ। मोतीलाल मिड कैप काफ़ी चर्चा थे, मगर उसका परफॉर्मेंस गिरा। सबके साथ ऐसे ही हुआ। एक्सिस स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ, सुंदरम, सबके साथ कभी ना कभी कोई समस्याएं आती रहती है। तो हर समय में जब आप देखेंगे उसके परफॉर्मेंस को, उसके रिटर्न को, तो आप पाएंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फंड हमेशा हर टाइम पीरियड में अच्छा परफॉर्म करे, आपको अच्छा रिटर्न बनाकर। एक फंड चुनना 5 फंड की बजाय मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, मैं तो कहूँगा कि बेकार का काम है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5, 6, 8 फंड को ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। यदि आपने, मान लेते हैं आपने एक फंड में पैसा लगाया और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। अब डाउन जाएगा तो आप में हिम्मत होगी तो आप हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल तक इंतज़ार कर लें, लेकिन नहीं कर पाए तो आप नुकसान में अपना पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड छोड़कर चले जाएंगे और बोलेंगे कि सब बेकार है, बकवास है, सट्टा है, जुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर 5-6 फंड रखते हैं तो मान लीजिए किसी फंड का परफॉर्मेंस खराब हुआ या कम हुआ तो बाकी फंड तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई फंड लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमको उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। लंबा समय मतलब मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल देख रहे हैं, उसका रिटर्न गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है, और उसका फंड साइज, उसका एवीएम वो भी घटता जा रहा है, लोगों का विश्वास उस फंड से घटता जा रहा है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक फंड चुनना मुश्किल है और मैं कहूँगा बेकार है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड ही रखें। अब कुछ कमेंट की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कमेंट है मेरे पास। क्या है? बबली रानी दास का। बबली रानी दास मैडम लिखती हैं, पॉलिटिशियन बनिए तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं बबली दास मैडम। पॉलिटिशियन बन जाएं तो वाकई में करोड़पति बनना आसान है, फिर रोक ही नहीं सकता। मगर बात यही है, डैश डैश डैश, हर कोई पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। पर आपका ये कमेंट वैल्यूबल है, चलिए धन्यवाद आपका। अब अगला कमेंट मेरे पास है अजीम फरीदी सर का। ये कमेंट भी टैक्स के ऊपर है। अजीम फरीदी सर लिखते हैं, एक बात बताएं आनंद भाऊ, यदि किसी फंड को 1 साल के अंदर रिडीम किया जाए तो क्या STC देना पड़ेगा या नहीं? STG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, यही तो कमाल की बात है। मैंने कल के वीडियो में शायद बताया था कि भाई अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो स्किल को बढ़ाइए, सही जगह पे पैसा लगाइए, सही फंड चुनिए। टैक्स को भी देखना पड़ता है। हालांकि ये बात है 2-4-5 लाख रुपया इधर उधर कुछ होता है तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह नहीं आता है थोड़े बहुत के लिए, लेकिन फिर भी हम ये क्यों मान के चले कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। हम ईमानदारी से शासन को टैक्स दें, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये तब संभव होगा जब हम टैक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, टैक्स के जो नियम हैं वो अलग अलग फंड के लिए, अलग अलग कैटेगरी के फंड के लिए अलग अलग हैं। इसको भी हमको जानना होगा, सबके लिए एक ही फार्मूला नहीं है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अभी मल्टी एलोकेशन फंड क्या होता है? यहाँ पर इक्विटी में, डेट में, कमोडिटी सिल्वर गोल्ड में, रियलिटी मतलब मकान ज़मीन वाले रियल एस्टेट में, वहाँ पर पैसा लगता है, इसलिए इसको मल्टी एसेट एलोकेशन किया गया है। मतलब अलग अलग एसेट में पैसा लगता है। तो यहाँ पर जो टैक्स का जो रूल है वो टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे होगा? इफ़ यू रिडीम विद इन 2 ईयर्स, यदि आप 2 साल के अंदर पैसा निकालते हैं, रिटर्न आर टैक्सेड अस पर यूर इनकम टैक्स स्लैब। यानी यदि आप क्या करते हैं, 2 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपको
कैसे? जो आपकी टैक्स स्लैब होगी उसके अनुसार रिटर्न एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे जो छूट मिलती है 1.25 लाख की मिलेगी और उसके बाद आपको लगेगा 12.5% का टैक्स। मगर कब? यदि आप 2 साल के बाद इस पैसे को निकालते हैं। तो ये था मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। लेकिन यदि आपके पास में डेट फंड है तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको रिटर्न देना पड़ेगा अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार। डेट फंड में आपको अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी फंड की बात करूं, इक्विटी फंड में क्या होता है? यहां पर यदि आप अपना पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, तो रिटर्न आर टैक्सेड एट 20%। यानी 1 साल के पहले यदि आप अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड से, तो वहां पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि ये जो टैक्स 20% मैंने बताया और 1 साल बताया, अगर आप SIP कर रहे हैं, अगर आप SIP कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी SIP फरवरी में गई और आपने मार्च में सारा पैसा निकाल लिया, तो वो जो फरवरी में आपका पैसा गया है वो उसको 1 ही महीना हुआ है, 1 साल नहीं हुआ। मान लीजिए आपका फंड 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना होने के बाद उसके बाद जो भी पैसा, जो भी SIP का अमाउंट आपका जिस समय में जा रहा है, उस समय से, उस महीने से 12 महीने उसको होना चाहिए। उसके बाद ही उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लाएंगे। तो अगर आपने ऐसा पैसा निकाला जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि कौन सा पैसा आपने 1 साल के पहले निकाल लिया और कौन सा 1 साल के बाद निकाल लिया। और यदि इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1 साल में अपना पैसा निकालते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड किसी भी स्कीम से अपना पैसा निकालते हैं, तो रिटर्न जो आपको मिलेगा एक्सीडिंग 1.2 लाख, यानी 1,25,000 की छूट मिलेगी। और उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो टैक्स लगता है वो आपके जितना पैसा आपने रिडीम किया है उस पर नहीं लगता, बल्कि उसमें से आपने जो अपना आपका खुद का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको घटा करके जो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपने गेन किया है, उस पर आपको एक टैक्स लगता है। लेकिन आपने देख लिया कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार टैक्स लगता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। लेकिन यदि किसी के सवाल जवाब छूट जाते हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि दोबारा कमेंट कर दें, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसके जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।